अगर आज मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन अंदर ही अंदर बदल रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह रूस नहीं बल्कि खुद अमेरिका है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों में यूरोप के अंदर जो फैसले लिए गए हैं वे बताते हैं कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आने वाले 10 सालों की वैश्विक ताकत तय होने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूरोप अब अमेरिका पर पहले जैसा भरोसा नहीं करता? क्या फ्रांस चुपचाप एक ऐसा सुरक्षा नेटवर्क बना रहा है जो भविष्य में नाटो के अंदर ही शक्ति का संतुलन बदल सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका सबसे बड़ा फायदा चीन उठाएगा, जो पिछले कुछ वर्षों से यूरोप के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को लगातार मजबूत कर रहा है, लेकिन जिसके असर से अमेरिका, चीन, यूरोप और भारत चारों प्रभावित हो सकते हैं। कई सालों तक पूरी दुनिया यह मानकर चलती रही कि यूरोप की सुरक्षा का मतलब अमेरिका की सुरक्षा है। अगर किसी यूरोपीय देश पर हमला होगा तो अमेरिका सबसे पहले उसकी रक्षा करेगा। यही भरोसा नाटो की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह भरोसा पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, खासकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा साफ शब्दों में कहना शुरू किया कि यूरोप को अपनी सुरक्षा का खर्च खुद उठाना चाहिए। पहली नजर में यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान लग सकता है, लेकिन यूरोप के कई देशों ने इसे भविष्य की चेतावनी की तरह लिया, क्योंकि अगर कभी अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल गईं तो क्या यूरोप अकेले अपनी रक्षा कर पाएगा? यही सवाल आज पूरे यूरोप की रणनीति बदल रहा है। यहीं से फ्रांस की कहानी शुरू होती है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो फ्रांस कभी भी ऐसा देश नहीं रहा जिसने अपनी सुरक्षा पूरी तरह किसी दूसरे देश के भरोसे छोड़ी हो। 1960 के दशक में फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने एक ऐसा सवाल पूछा था जो आज फिर से चर्चा में है। उन्होंने कहा था, अगर कभी यूरोप पर परमाणु हमला हुआ तो क्या अमेरिका सच में अपने शहरों को खतरे में डालकर यूरोप की रक्षा करेगा? उस समय यह सवाल बहुत विवादित था, लेकिन फ्रांस ने सिर्फ सवाल नहीं पूछा बल्कि अपनी रणनीति भी बदल दी। उसने अपने स्वतंत्र परमाणु हथियार विकसित किए और नाटो के सैन्य ढांचे से दूरी बना ली। समय के साथ फ्रांस फिर नाटो के साथ जुड़ा, लेकिन उसकी मूल सोच कभी नहीं बदली। फ्रांस हमेशा चाहता था कि यूरोप इतना मजबूत बने कि उसे हर बड़े फैसले के लिए वॉशिंगटन की तरफ न देखना पड़े। आज यही सोच फिर से तेजी से सामने आ रही है, लेकिन इस बार फर्क यह है कि फ्रांस सिर्फ बयान नहीं दे रहा बल्कि जमीन पर कदम उठा रहा है। पिछले कुछ समय में उसने ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ग्रीस, साइप्रस और कई दूसरे देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है। पहली नजर में यह अलग अलग समझौते लग सकते हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़कर देखा जाता है तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि फ्रांस धीरे धीरे यूरोप के अंदर एक ऐसा सुरक्षा नेटवर्क तैयार कर रहा है जो भविष्य में यूरोप को पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर बना सकता है। यही वजह है कि कई विश्लेषक इसे यूरोप का नया सुरक्षा ढांचा कहने लगे हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। फ्रांस आखिर इतनी जल्दी में क्यों है? क्या सिर्फ ट्रंप की वजह से? जवाब है नहीं। इसकी एक और बड़ी वजह है रूस यूक्रेन युद्ध। इस युद्ध ने यूरोप को यह एहसास करा दिया कि सुरक्षा केवल भाषणों से नहीं बल्कि अपनी सैन्य क्षमता से मिलती है। कई देशों ने अपने रक्षा बजट बढ़ाने शुरू कर दिए, हथियारों की खरीद बढ़ी, नई सैन्य साझेदारियां बनने लगीं। लेकिन जहां ज्यादातर देश सिर्फ अपनी सेना मजबूत करने में लगे थे, वहीं फ्रांस पूरे यूरोप के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाने में जुट गया। यही वजह है कि आज फ्रांस खुद को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि यूरोप की सुरक्षा का नेतृत्व करने वाले देश के रूप में स्थापित करना चाहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी समय दुनिया का एक और बड़ा खिलाड़ी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहा है, चीन। अक्सर जब लोग यूरोप और सुरक्षा की बात करते हैं तो उनका ध्यान सिर्फ अमेरिका और रूस पर जाता है, लेकिन असली रणनीतिक खेल में चीन को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती होगी। पिछले कुछ वर्षों में फ्रांस और चीन के बीच व्यापार कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बढ़ा है। एयरक्राफ्ट, लग्जरी ब्रांड, ऊर्जा, हरित तकनीक और कई औद्योगिक क्षेत्रों में दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाया है। यूरोप भी अच्छी तरह जानता है कि चीन आज दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। इसलिए एक तरफ वह सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ रिश्ते बनाए रखना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वह चीन के साथ अपने आर्थिक संबंध भी कमजोर नहीं करना चाहता। यही संतुलन आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। यहीं से पूरी कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सोचिए, अगर भविष्य में यूरोप सुरक्षा के मामलों में अमेरिका पर कम निर्भर होने लगता है और आर्थिक मामलों में चीन के साथ अपने रिश्ते बनाए रखता है, तो दुनिया की ताकत का संतुलन किस दिशा में जाएगा? क्या अमेरिका का प्रभाव पहले जैसा रहेगा? क्या चीन बिना किसी युद्ध के अपना प्रभाव और बढ़ा लेगा?
या फिर फ्रांस यूरोप का नया नेतृत्व अपने हाथ में लेने में सफल होगा? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है फ्रांस के अगले कदम में, जिसे कई विशेषज्ञ यूरोप की सबसे बड़ी रणनीतिक तैयारी मान रहे हैं। यही वजह है कि अब फ्रांस सिर्फ अपनी सेना मजबूत करने तक सीमित नहीं रहना चाहता। उसका अगला और सबसे बड़ा दांव है न्यूक्लियर अम्ब्रेला, यानी ऐसा सुरक्षा कवच जिसमें फ्रांस के परमाणु हथियार सिर्फ फ्रांस की नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा का हिस्सा बन सके। आज दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं। चीन भी तेजी से अपना परमाणु भंडार बढ़ा रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फ्रांस भी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकतों में शामिल है और उसके परमाणु हथियार पूरी तरह उसके अपने नियंत्रण में हैं। यही वजह है कि हाल के वर्षों में फ्रांस ने अपनी परमाणु रणनीति को सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा तक सीमित रखने के बजाय यूरोपीय सहयोग की दिशा में बढ़ाना शुरू किया है। ब्रिटेन के साथ परमाणु सहयोग को मजबूत किया गया, जर्मनी सहित कई देशों के साथ रणनीतिक बातचीत बढ़ी और यूरोप के भीतर यह चर्चा तेज हुई कि अगर भविष्य में अमेरिका की भूमिका कमजोर पड़ती है तो क्या फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर यूरोप को परमाणु सुरक्षा दे सकते हैं। यही वह विचार है जिसे कई विशेषज्ञ यूरोप के नए सुरक्षा मॉडल की शुरुआत मान रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि फ्रांस क्या कर रहा है। असली सवाल यह है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहा है, और वह खिलाड़ी है चीन। इतिहास गवाह है कि जब भी दो बड़े शक्ति केंद्रों के बीच दूरी बढ़ती है, तीसरा खिलाड़ी सबसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करता है। आज कुछ वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों में फ्रांस और चीन के बीच व्यापारिक संबंध कई क्षेत्रों में मजबूत हुए हैं। चीन दुनिया का एक विशाल बाजार है और यूरोप की कई बड़ी कंपनियां आज भी चीन में अरबों डॉलर का कारोबार करती हैं। यही कारण है कि यूरोप एक ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है जहां सुरक्षा के लिए अमेरिका से संबंध बने रहे, लेकिन व्यापार के लिए चीन के दरवाजे भी बंद न हों। यही बात वॉशिंगटन की सबसे बड़ी चिंता भी बनती जा रही है। अगर भविष्य में यूरोप रणनीतिक रूप से ज्यादा स्वतंत्र हो गया और आर्थिक रूप से चीन के साथ अपने रिश्ते बनाए रखता है, तो अमेरिका का प्रभाव पहले जैसा नहीं रह सकता। शायद यही वजह है कि आज अमेरिका लगातार चाहता है कि उसके सहयोगी देश चीन पर ज्यादा सख्त रुख अपनाएं। लेकिन यूरोप की स्थिति अलग है। उसे अपनी अर्थव्यवस्था भी चलानी है और अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। इसीलिए फ्रांस जिस रणनीतिक स्वायत्तता की बात करता है, उसके पीछे सिर्फ सैन्य सोच नहीं बल्कि आर्थिक गणित भी छिपा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अब भी बाकी है, क्योंकि अगर यूरोप वास्तव में अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाता है तो इसका असर सिर्फ यूरोप या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा प्रभाव भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। रक्षा उत्पादन, मिसाइल तकनीक, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर यूरोप भविष्य में अमेरिका पर कम निर्भर होकर अपनी रक्षा इंडस्ट्री को मजबूत करता है, तो भारत के लिए नई रक्षा साझेदारियों और तकनीकी सहयोग के अवसर बढ़ सकते हैं। लेकिन हमें एक और बात समझनी होगी। अभी यह कहना गलत होगा कि नाटो खत्म होने वाला है या फ्रांस उसकी जगह लेने वाला है। फ्रांस भी इसे पूरी तरह बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। उसका लक्ष्य इससे अलग है। वह चाहता है कि अगर भविष्य में अमेरिका की भूमिका बदलती है तो यूरोप तैयार रहे। यानी यह नाटो का विकल्प बनाने से ज्यादा यूरोप को मजबूत बनाने की रणनीति है। लेकिन इतिहास हमें यही सिखाता है कि बड़े बदलाव अचानक नहीं होते। वे छोटे छोटे फैसलों से शुरू होते हैं, जिन्हें उस समय बहुत कम लोग गंभीरता से लेते हैं। आज फ्रांस जिन रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहा है, जिन सैन्य साझेदारियों को मजबूत कर रहा है और जिस रणनीतिक स्वायत्तता की बात कर रहा है, हो सकता है आने वाले वर्षों में यही फैसले यूरोप की नई दिशा तय करें।